मित्रों नमस्कार। शिखरवाणी यूट्यूब संस्करण में आपका स्वागत है। हम इसमें एक महत्वपूर्ण विषय की चीरफाड़ करते हैं। आज का हमारा विषय है किसको मिलेगी मध्य प्रदेश की सत्ता। मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए मतदान हो चुका है और 3 दिसंबर को मतगणना प्रारंभ होगी। ये माना जा रहा है कि शाम तक सारे परिणाम सामने आ जाएंगे। दोपहर तक ये पता चल जाएगा कि राज्य में किसके सर पर सत्ता का ताज होने वाला है, किस राजनीतिक पार्टी को सरकार मिल रही है। यदि मतदान के पैटर्न को देखने के बाद और मध्य प्रदेश के राजनीतिक इतिहास को देखने के बाद यदि ये विश्लेषण किया जाए कि सरकार 2023 में किस राजनीतिक पार्टी की बन रही है, तब हमें इन पुराने विषयों और बातों की गहराइयों तक जाना होगा। यदि मध्य प्रदेश के राजनीतिक इतिहास पर नजर डालते हैं तो हमें सबसे पहले ये बात ध्यान में आती है कि 2 बार मध्य प्रदेश में त्रिशंकु विधानसभा का निर्माण हुआ है। सबसे पहले 1962 में जब दूसरा चुनाव हुआ था, तब मध्य प्रदेश में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया था। उस समय 288 सदस्यों वाली विधानसभा में कांग्रेस को 141 विधायक मिले थे, लेकिन आसपास कोई भी राजनीतिक दल करीब नहीं था। ऐसे में सरकार को किसी भी प्रकार की चुनौती नहीं थी और ये हंग असेंबली की ज्यादा चर्चा नहीं होती। 2018 में एक बार फिर से मध्य प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व में सरकार बनी। उस समय भी असेंबली त्रिशंकु ही रही, यानी कि किसी भी राजनीतिक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। ये कहा जा सकता है कि कमलनाथ सत्ता के करीब थे, उन्हें 114 विधायकों का समर्थन मिला था और भाजपा 109 विधायकों के साथ मात्र 5 सीट पीछे रह गई थी। वोट के मामले में 2018 में भाजपा को अधिक वोट मिले थे। इसके बावजूद भी मतों का सीटों में परिवर्तन कांग्रेस के पक्ष में गया। इस प्रकार से 2 बार मध्य प्रदेश में हंग असेंबली हुई। मध्य प्रदेश के राजनीतिक इतिहास के दूसरे विषय को देखा जाए, तब मध्य प्रदेश में 5 बार सत्ता का बदलाव हुआ है। आजादी के बाद बनने वाली सरकार नैसर्गिक रूप से कांग्रेस की होना थी और हुई भी, क्योंकि कांग्रेस ने आजादी के बाद जनता के मन में एक छाप छोड़ी थी और लगातार सरकार बनती चली गई। सबसे पहले 1967 में प्रतिक्रियात्मक रूप से सत्ता का बदलाव हुआ। द्वारका प्रसाद मिश्र मुख्यमंत्री थे। राजमाता विजयाराजे सिंधिया के साथ उनकी अनबन हुई और कहा जाता है कि राजमाता सिंधिया का अपमान करने में उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। वे नाराज हुई और नाराज होने के बाद उस समय की कांग्रेस सरकार को गिरा दिया गया। गोविंद नारायण सिंह के नेतृत्व में सबसे पहले 30 जुलाई 1967 को संविद सरकार के रूप में सरकार का गठन हुआ और 13 मार्च 1969 तक ये सरकार चली। लेकिन चूंकि ये सरकार किसी विचारधारा और किसी कार्यक्रम के आधार पर नहीं बनी थी, इसलिए इसका जीवन लंबा होगा इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए ये सरकार गिरी और कांग्रेस की सरकारें वापस बन गई। अगला परिवर्तन सत्ता का जो हुआ वो 1977 में जनता पार्टी की सरकार के रूप में हुआ। स्वाभाविक रूप से ये कहा जा सकता है कि इंदिरा गांधी जी यदि आपातकाल नहीं लगाती तो न तो जनता पार्टी का गठन होता और न ही जनता के बीच में कोई प्रतिक्रिया होती। फिर भी आपातकाल लगा, वो काला इतिहास है, उसके संदर्भ में फिर कभी बात की जा सकती है। लेकिन 1977 में जो चुनाव हुए तो पूरे देश भर में कांग्रेस हारी और जनता पार्टी की सरकार बनी। यदि ये कहें तो 24 जून 1977 को मध्य प्रदेश में कैलाश जोशी के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ। ये सरकार अधिक समय तक नहीं चल पाई। 18 जनवरी 1978 को वीरेंद्र कुमार सकलेचा मुख्यमंत्री बने और ये सरकार कुछ दिनों तक चली। चूंकि जनता पार्टी का जीवन काल ही अधिक समय तक नहीं रहा, तो ये कहा जा सकता है कि 17 फरवरी 1980 को सुंदरलाल पटवा, जिन्होंने सरकार का गठन 20 जनवरी को किया था, कुछ समय तक सरकार चला करके तीसरा मुख्यमंत्री देते हुए जनता पार्टी की सरकार गिर गई और फिर से जब चुनाव हुए तो फिर कांग्रेस की सरकार बनती चली गई। ये दौर लंबे समय तक चला। उस समय एक ऐसा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ कि सुंदरलाल पटवा अपनी गिरी हुई सरकार, जिसका बेस था कि किस प्रकार से उसकी वापसी करी जाए, तो सुंदरलाल पटवा ने पूरे मध्य प्रदेश में पद यात्रा की। बड़ी चर्चित पद यात्रा थी। बस्तर से झाबुआ तक उन्होंने पांव पांव से मध्य प्रदेश को नापा
मध्य प्रदेश के लोगों को ये बताया कि जनसंघ से भाजपा के रूप में परिवर्तित हुई ये राजनीतिक पार्टी आखिर किस प्रकार से मध्य प्रदेश का विकास करना चाहती है, उसकी विचारधारा क्या है और उसका विजन क्या है। इन सारी चीजों को आम आदमी तक पहुंचाने में सुंदरलाल पटवा कामयाब हुए और 1990 में सुंदरलाल पटवा के नेतृत्व में भाजपा की स्पष्ट बहुमत वाली सरकार बनी। अब जनता पार्टी की सरकार भी स्पष्ट बहुमत की थी, लेकिन चूंकि वो कई घटक दलों को मिलकर के इकट्ठी हुई थी, इसलिए उसे भी एक दल की सरकार नहीं कहा जाए तो भी बेहतर होगा। सुंदरलाल पटवा ने 5 मार्च 1990 को शपथ ली और 15 दिसंबर 1992 तक वे प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने कई महत्वपूर्ण काम किए। किसान कर्ज माफी का उनका एक मामला बड़ा चर्चित रहा। इसके अलावा उन्होंने प्रशासन में और जनता के बीच में अपनी विचारधारा को स्थापित करने का प्रयास किया। लेकिन इसी बीच में एक बड़ा राम मंदिर को पुनर्निर्माण, भव्य निर्माण के लिए एक आंदोलन चल रहा था और कार्य सेवकों के द्वारा विवादित ढांचे को ध्वस्त कर दिया गया। उस समय देश में 4 भाजपा की सरकारें थी। केंद्र की सरकार ने, नरसिम्हा राव जी की सरकार ने उन चारों सरकारों को गिरा दिया। इसमें मध्य प्रदेश में विशेष प्रतिक्रिया हुई। सुंदरलाल पटवा इस मामले को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में गए और हाईकोर्ट ने सुंदरलाल पटवा की सरकार को बहाल करने का आदेश दिया और ये कहा कि इस सरकार को गिराया जाना न तो नैतिक था न संवैधानिक था। किसी भी राज्य के अंदर हुई प्रतिक्रिया के रूप में किसी अन्य सरकार को या समान राजनीतिक पार्टी की सरकार को गिरा देना उचित नहीं है। लेकिन ये फैसला आए उससे पहले मध्य प्रदेश में चुनाव हो चुके थे और दिग्विजय सिंह सत्ता में काबिज हो चुके थे, कांग्रेस की सरकार बन चुकी थी, इसलिए उस फैसले का कोई प्रभाव नहीं बन पाया। इस प्रकार 10 बरस तक मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही। इस सरकार का कार्यकाल सबको मालूम है कि मध्य प्रदेश में क्या परिस्थितियां बनी, किस प्रकार से विकास के बजाय जो कांग्रेस का आजादी के बाद का विजन था वो किस प्रकार से ध्वस्त हो गया या गायब हो गया या विचारधारा ओझल हो गई। इन सारी परिस्थितियों का लाभ भाजपा ने उठाया और एक योजना बनाई कि 2003 के विधानसभा चुनाव में भाजपा एक बार फिर से अपनी विचारधारा, विजन और मध्य प्रदेश का किस प्रकार का वह डेवलपमेंट करना चाहती है, जन जन तक उसको बताया जाए। उमा भारती के नेतृत्व में एक योजना बनी, संकल्प यात्रा निकाल करके पूरे मध्य प्रदेश को मथा गया। एक एक व्यक्ति से संपर्क करने जैसी बात बनी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से लगे और अन्य अनुसांगिक संगठनों ने भी पूरे मध्य प्रदेश में लोगों को ये बताने का प्रयास किया कि यदि मध्य प्रदेश में 2003 में सरकार बनती है तो वो किस प्रकार की सरकार रहेगी और मध्य प्रदेश के विकास के लिए उसकी क्या योजना है, किस प्रकार का तौर तरीका अपनाया जाएगा, संसाधन कहाँ से होंगे, बीमारू राज्य मध्य प्रदेश को व्यवस्थित और विकसित राज्य के रूप में किस दिशा में कैसे ले जाया जाएगा, इस सब के बारे में जनता के बीच में बात रखी गई। और ये कहते हुए, समीक्षा करते हुए लगता है कि जनता ने, मध्य प्रदेश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की इस बात को सुना और उमा भारती का जो साध्वी का चेहरा था, महिला का चेहरा था और उनकी प्रखर वाणी से जो प्रस्तुत करने का तरीका था उसे जनता ने स्वीकार किया और एक अच्छा प्लेटफॉर्म भाजपा के लिए उमा भारती ने तैयार करके दिया। इस प्रकार 8 दिसंबर 2003 को उमा भारती के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में एक 2/3 बहुमत की सरकार का गठन हुआ, जिसने मध्य प्रदेश को एक दिशा देने का प्रयास किया। ये स्वाभाविक था कि उमा भारती चंचल स्वभाव की हैं, अधिक समय तक वो नहीं रुक पाई और एक सरकार का फिर से बदलाव हुआ। बाबूलाल गौर कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री बने और 12 दिसंबर 2018 को शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में सरकार का गठन हुआ और उस सरकार ने जो विचारधारा, जो विजन जिस प्रकार का जनता के बीच में प्रस्तुत किया गया था, शिवराज ने अपने स्वभाव के अनुसार बड़े शालीन तरीके से उसे जमीन पर उतारना प्रारंभ किया। महिलाओं के लिए अलग योजना बनी, किसानों के लिए अलग योजना बनी, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर कैसे निर्मित हो सकते हैं या स्वरोजगार का रास्ता कैसे बन सकता है, इस प्रकार का रोड मैप तैयार किया गया और मध्य प्रदेश ने विकास की तरफ बढ़ना चालू किया। शिवराज के कार्यकाल में बीमारू राज्य का जो एक टेग लगा हुआ था या धब्बा लगा हुआ था वो ठीक हुआ और मध्य प्रदेश विकास के रास्ते पर चल निकला। इस प्रकार से शिवराज की लोकप्रियता ये स्थिति बनी कि उन्होंने 3 बार लगातार सरकार बनाई और 4 बार उन्होंने शपथ ग्रहण करके आज वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन इस बीच में 2018 का एक ऐसा घटनाक्रम आया जहां फिर प्रतिक्रियात्मक रूप से सत्ता का बदलाव हुआ।
कमलनाथ के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सक्रियता हुई, नया चेहरा होने के कारण कमलनाथ का विश्वास किया गया और उस समय किसान गोलीकांड, मंदसौर का किसान गोलीकांड एक ऐसा घटनाक्रम था जिसकी आग प्रदेश में फैली हुई थी और किसान कर्ज माफी का घी डालकर उस आग को और हवा देने का काम कमलनाथ ने सफलतापूर्वक किया। इसके बावजूद भी मध्य प्रदेश की जनता भ्रम में रही और कमलनाथ जी को स्पष्ट बहुमत देने की बजाय 114 तक ही पहुंचा करके उन्होंने अपने हाथ रोक लिए। भाजपा मात्र 5 सीटें कम रही और कमलनाथ जी ने 1.5 साल सरकार चलाई। इसके बाद पुनः भाजपा की सरकार बन गई। अब 2023 में फिर से विधानसभा के चुनाव हुए हैं, मतदान हो चुका है। मतगणना 3 दिसंबर 2023 को ही होने जा रही है, यानी कि कुछ ही दिन शेष हैं। जो परिणाम आएगा वो हम समझ सकते हैं कि 3 दिसंबर को ही स्पष्ट पता चलेगा, लेकिन जो राजनीतिक समीक्षक हैं जो मध्य प्रदेश के चुनाव परिणामों के बारे में बोलने के लिए लगभग मौन हैं, उन्हें भी इस बात को कहने में संकोच है कि क्योंकि भ्रम की स्थिति है। कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये बदलाव के लिए मतदान हुआ है। भाजपा का कहना है कि बदलाव जैसा कोई विचार मध्य प्रदेश के मतदाताओं में नहीं है। लाडली बहना की राशि, किसान सम्मान निधि की राशि मिलने से मतदान के प्रति उत्साह बढ़ा है और अनेकों अवसरों पर ऐसा देखने को मिला था पहले भी, जिससे ये कहा जा सकता है कि 3 तलाक के मामले में जिस प्रकार महिलाओं ने बिहार के चुनाव में मतदान किया था, ठीक वैसे ही 33% महिलाओं को आरक्षण दिए जाने का मामला, किसान कल्याण की राशि का मिलना, लाडली बहना की राशि का मिलना त्योहार के समय और दिवाली के त्योहार का उस राशि से मनाना, निश्चित रूप से ये माना जा सकता है कि ये मतदान भाजपा का दावा और समीक्षकों का मत भी लगभग बनता जा रहा है। ऐसी स्थिति में चाहे कोई ये बोले या न बोले, फिर भी हम आपके सामने ये कहने की स्थिति में हैं कि 3 दिसंबर को जो चुनाव परिणाम आएंगे उसके प्रति हमारा जो पूर्वानुमान है वो लगभग ये है कि भाजपा को 135 से 155 सीटों के बीच विधायक जीत सकते हैं। कांग्रेस को 70 से 90 के बीच की स्थिति रह सकती है। अन्य भी 3 से 5-7 सीटों तक जा सकते हैं। इस प्रकार के अनुमान के साथ हम ये विश्वास कर सकते हैं कि मध्य प्रदेश में सरकार का कोई बदलाव की संभावना दिखाई नहीं देती। बाकी जो कुछ होगा वो 3 दिसंबर को पता चलेगा। आज के अंक में इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए, सुरेश शर्मा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।